तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका एक बहुत कीमती टॉपिक इकोनॉमी का है, नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। इकोनॉमी पॉलिसी जो भारत सरकार की थी 1991 की, वो आपके सिलेबस में दिया है। नई आर्थिक नीति इसको बोला जाता है और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरी बात ध्यान रखना कि इस टॉपिक से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा कि वो थ्योरेटिकल हो, यानी आपका ईयर वगैरह न देने की बजाय उसमें क्वेश्चन दिया होगा भारत की नई आर्थिक नीति को लागू करने का उद्देश्य क्या था, एक ऑप्शन। भारत में नई आर्थिक नीति जो लागू की गई थी उसके तहत क्या कदम उठाए गए थे, चार ऑप्शन। इस प्रकार का कोई आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसको आप थ्योरेटिकल ही रूप में पढ़ना, और इससे बाद अगर आप फ्लूसेंट पढ़ें या कुछ और पढ़ें, आपको अगर कोई फैक्ट दिखता है तो उस थ्योरेटिकल टॉपिक से, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट से आप उसको लिंक करके ऐड कर लेना है। ठीक है, आपको मैं अच्छे से इसको समझा दूंगा। दूसरी बात, इस संडे हम लोग लाइव क्विज करेंगे 4 बजे, आप लोग मिलना, और हम लोग उत्तराखंड की लाइव क्विज करेंगे। रैंडम में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। और इसी के साथ साथ एक और बात आप लोगों को ध्यान देनी है, जो आप लोगों की फीस होती है ना, लाइक कमेंट और शेयर वाली, जो अभी वर्तमान वीडियोस की फीस है, वो आप लोगों को इसी प्रकार से क्या करना होगा, लाइक कमेंट और शेयर करना होगा। यही आपकी फीस है, ताकि अधिकतम लोगों तक चीज़ें पहुँच सकें। ठीक है, बाकी सिलेक्शन के बाद आपको फीस देनी ही देनी हो तो कंपलसरी है। पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आपकी मर्जी है स्वेच्छा से आप लोग गुरु दक्षिणा देंगे, और आप लोग पूरी मेहनत से, पूरी लगन के साथ इस एग्ज़ाम को, जो आपके सामने फॉर्म पड़े हैं, उनको क्रैक करने की पूरी जान लगाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो डालिए हेडिंग नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी 1991। ये क्या थी, क्यों आई, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो देख लीजिए उस टाइम पीएम कौन थे। ठीक है, नई आर्थिक नीति लागू करते समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, यानी पीवी नरसिम्हा राव उनका नाम था। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। इनके टाइम पे क्या आई थी, नई आर्थिक नीति को लाया गया था। हालांकि इससे पहले प्रयास जो है आर्थिक सुधारों की राजीव गांधी सरकार में भी हुई थी, लेकिन वो सब चीज़ें खाली एक इतिहास का पॉइंट रहेगी। जबकि उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री वो थे अपने आप में कौन, प्रधानमंत्री, जो बाद में बने थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम भारत के वित्त मंत्री थे। और आप लोग जानते ही हैं, कभी भी कोई जो आर्थिक सुधार होते हैं उसमें वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, इन्हीं का मेन रोल होता है। तो नई आर्थिक नीति के समय भारत का प्रधानमंत्री पूछता है आपसे पीवी नरसिम्हा राव, भारत के वित्त मंत्री पूछते हैं आपसे मनमोहन सिंह जी उस टाइम थे। ठीक है, अब देखिए इस आर्थिक नीति को लाने के पीछे जो उद्देश्य थे, उसके पीछे कई फैक्टर काम करते थे, लेकिन इसके जो मेन 3 फैक्टर थे, क्या हम इसको लाएं, अगर हम नई आर्थिक नीति लाते तो हम उसमें क्या चेंजेस कर रहे थे, उसको बोला गया एलपीजी। यानी 3 घटक थे इसके, 3 मुख्य उद्देश्य, 3 मुख्य प्रमुख बिंदु थे, उसको बोला जाता है एलपीजी। यानी लिक्विड प्रीमियम गैस नहीं है। ठीक है, ये एलपीजी का क्या मतलब है, यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप लोग उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो प्रमुख घटक लिख लीजिए इसके, प्रमुख घटक। फिर बताता हूं कि इसमें कहानी क्या है। प्रमुख घटक ये क्या है, एलपीजी है, एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इसको बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, उदारीकरण, उदार होना किसी चीज़ के प्रति। ठीक है, कोई हार्ड ना होके उदार होना। दूसरा निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, जिसको प्राइवेट कर दो चीज़ों को। तीसरा ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, वैश्विक स्तर पे अपनी इकोनॉमी को पहुंचाओ, विश्व की इकोनॉमी के साथ उसको लिंक करो, कोई भी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी के लिए, चाहे देश की हो या राजनीति। तो इसके प्रमुख 3 घटक थे। आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति 1991 के 3 घटक पूछता है, तो आपसे कौन कौन से हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति कब लाई गई थी, 1991 में। नई आर्थिक नीति में किन बिंदुओं को ध्यान दिया गया था, इन ऑप्शन होगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपरोक्त सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात क्या है, मैंने आपको भारत सरकार की औद्योगिक नीतियां पढ़ाई 1956, 1948, 1969, 73, उसके बाद 86, 1991।
वो औद्योगिक नीति आपकी समझ आई होगी। तो हमने क्या किया था, जब हम आज़ाद हुए थे हमने अपनी अर्थव्यवस्था को क्लोज्ड कर दिया था, यानी हमारी जो इकोनॉमी थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी। इसका क्या मतलब था, हमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या कुछ और कहिए, सरकार को लगा हमारे पास इतने संसाधन हो जाएंगे, इतना पैसा हो जाएगा, हम विदेश से कोई संपर्क नहीं रखेंगे, यानी हम यहाँ से ना कोई वहाँ सामान देंगे ना वहाँ से कोई आयात करेंगे, यानी हम न निर्यात करेंगे ना आयात करेंगे, यानी ना एक्सपोर्ट होगा ना हमारा इंपोर्ट होगा। ये सरकार को लगता था और उसको लगा हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, अपनी बाउंड्री के अंदर हम चीज़ों का उत्पादन कर लेंगे, हम सबको डिस्प्यूट कर लेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी, सब खुशहाल रहेंगे, कोई भूखा नहीं मरेगा। ये उनकी सोच थी, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे जैसे समय बीतता गया सरकार ने सारा इकोनॉमी में अपना जो है वर्चस्व स्थापित किया था। 1991 तक प्राइवेट लोग नहीं आ सकते थे, अगर कोई पैसा लगाना भी चाहिए किसी उद्योग में वो नहीं आ सकता था, ठीक है, क्योंकि लाइसेंस प्रणाली थी, उद्योगों को रिजर्व किया था सरकार ने अपने लिए। तो प्राइवेट सेक्टर तो मुंह देखता रहा, विदेशी से कोई नहीं आ सकता था, ऐसा कोई निवेशक या इन्वेस्टर नहीं था फॉरेन से जो भारत में आके इन्वेस्ट करे, क्योंकि पॉलिसी ही नहीं थी, आपने इन्वेस्टमेंट को ऑफ किया हुआ था। आपको लगा ग्रामीण इलाके में सड़क भी हम बनाएंगे, हाईवे भी हम बनाएंगे, हॉस्पिटल भी हम बनाएंगे, उद्योग भी हम स्थापित करेंगे। तो धीरे 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 क्या हुआ, सरकार को लगा कि यार चलो लोगों को मुफ्त राशन भी हम देंगे, सब्सिडी भी देंगे। अब सब्सिडी क्या होती है, एक प्रकार का सरकार की सहायता से सरकार की ओर से आपको दी जाने वाली सहायता, जिसके बदले सरकार आपसे कुछ नहीं लेगी, ठीक है, रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, सरकार देते रहेगी। यानी सरकार का जो भी कोष था वो खाली होता रहा और इनकम के सोर्स बंद होते रहे। तो धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आई, इकोनॉमी बर्बाद होने की कंडीशन में पहुंच गई। उन बर्बाद होने की कंडीशन के बाद ही उस अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए, पिक करने के लिए क्या लेके आना पड़ा, नई आर्थिक नीति 1991 को लाना पड़ा, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, इसके कारण लिख लीजिए आप सबसे पहले कि नई आर्थिक नीति 1991 आई क्यों। अब देखिए प्रधानमंत्री कौन था, इसके प्रमुख घटक कौन से थे, और उसके बाद पूछता है कि नई आर्थिक नीति के कारण क्या थे, क्या कॉज थे कि हम न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी अपने देश में लेके आए, ठीक। पहला पॉइंट क्या था, 1991 आते आते क्योंकि इकोनॉमी बंद थी, सब कुछ सरकार करना चाह रही थी, न विदेशियों को आने देती थी, न प्राइवेट सेक्टर आता था, न हमारी इकोनॉमी आयात निर्यात सब कंट्रोल हुआ था, तो सब की सब गर्त होने लग गया था, यानी खत्म होने लग गया था। तो उसके पीछे कारण क्या थे, पहला कारण था उच्च राजकोषीय घाटा, यानी पहला ऑप्शन पूछेगा आपसे उच्च, अब ये शब्द यहाँ पे नहीं आएगा, बजट में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आइडिया दूंगा, ठीक है। उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च राजकोषीय घाटा, ठीक है। अब राजकोषीय घाटे को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, फिजिकल नहीं है, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, यानी हाई फिजिकल डेफिसिट था हमारे देश में, राजकोषीय घाटा बहुत अधिक हो गया। अब आप कहोगे सर ये राजकोषीय घाटा, ऐसे भारी भरकम शब्दों से हम परिचित नहीं हैं, हमें अवगत कराइए, कुछ तो हिंट दीजिए, अन्यथा हम बेहोश होके ही घर लौटेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उच्च राजकोषीय घाटे का क्या मतलब था, सीधा सीधा यानी आय जो हो रही थी गवर्नमेंट की वो व्यय से कम थी, आपकी इनकम कम हो रही थी, आप खर्च ज्यादा कर दे रहे थे। अब जब इनकम कम होगी, खर्च ज्यादा होंगे, तो उसी को कंडीशन को क्या बोला जाता है, उसके बाद सरकार उधार लेती है, इधर उधर से ऋण लेती है, पैसा उठाती है, मार्केट से कहो, बैंकों से कहो, या विदेशी बैंक तो उस टाइम हेल्प करने के लिए राजी थे नहीं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी बंद थी। तो उच्च राजकोषीय घाटे में क्या होता था, आपकी आय यानी सरकार की जो आय होगी वो क्या होगा, कम होगा, व्यय क्या होगा, यानी जो खर्च अधिक होंगे, और इसका परिणाम क्या होगा, सरकार क्या करेगी, ऋण लेगी, यानी उधार लेगी। सरकार क्या करेगी, ऋण लेगी, और सरकार ऋण लेगी तो उस ट्रैप में यानी ऋण जाल में क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। और आप यकीन नहीं करोगे, जिस टाइम 1991 में आपकी राजकोषीय नीति 90-91 में लाई गई थी, मतलब आपका जो ये नई आर्थिक नीति, उस टाइम सरकार का जो राजकोषीय घाटा था, फिजिकल डेफिसिट था, जीडीपी का यानी जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका होता था उसका 8.4% तक आपका राजकोषीय घाटा, यानी 100 रुपए की जीडीपी है तो 8.5 रुपए के इक्वल आपको घाटा हुआ है, देना है आपको। इस प्रकार की स्थिति हो गई थी, ठीक है। तो सरकार ने इसमें तुरंत सुधार किया, सरकार ने कहा नहीं अब राजकोषीय घाटा नहीं करेंगे हम लोग थोड़ा राजकोष में अनुशासन लाएंगे। उसने कई काम किए, उसने क्या कर दिया, अपने खर्च
सीमित कर दिए। सरकार ने कहा हम फालतू का खर्च नहीं करेंगे, हमारा जो कोर्स है वो सही रहना चाहिए। साथ ही साथ सरकार ने कहा हम सब्सिडी अब अच्छे से मतलब सब्सिडी ज़्यादा नहीं देंगे, और सरकार ने ये भी कहा कि हम कर को बढ़ाएंगे, रेवेन्यू हमारा कर राजस्व है वो बढ़ना चाहिए, उस नीति के तहत लाया गया था। वो अलग चीज़ होती है। तो मेन चीज़ होता है उच्च राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो सरकार ने क्या कदम उठाए, लिख लो आप, एक लिख लो कर राजस्व को बढ़ाना, इसको सुधारने के लिए कर राजस्व को बढ़ाना, दूसरा सब्सिडी को कम करना, तीसरा व्यय को कम करना और आय को बढ़ाना। ठीक है, इस प्रकार की चीज पहला। दूसरी कंडीशन उस टाइम देश में क्या होगी थी, जो मतलब उस टाइम लाया गया था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होगी थी। अब आप कहोगे सर ये क्या बोलते रहे, तो क्या करेंगे हम विदेशी मुद्रा भंडार से जब हमारे पास रुपए हैं तो। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार। अब आप कहोगे सर ये क्या है, मतलब ये आप क्या बोलते रहते हो, विदेशी मुद्रा भंडार, राजकोषीय घाटा, इससे हमें क्या होगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार में कमी लिखो, दूसरा पॉइंट। इसके पीछे के कारण है क्यों आर्थिक नीति लाएगी। अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए इसका ये मतलब है, आप कहोगे क्या ये विदेशी मुद्रा भंडार वगैरह इस टाइप के शब्द बोलते हो आप लोग, या हम तो रुपये में काम चला लेंगे। अरे भाई खुद सोचो, जब आप विदेशी मुद्रा भंडार, पेट्रोल कहाँ से लेके आते हो, आपके देश में तो होता ही नहीं है। कई चीजें आप विदेशों से मंगाते हो तो भुगतान उसको रुपये में थोड़ा ना करोगे, आपको क्या देना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा, जो भी करेंसी उस टाइम व्यापार पर चल रही होगी, चाहे डॉलर हो या कोई अन्य मुद्रा हो। यानी आपके पास फॉरेन करेंसी जितना अधिक होगी आप उतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो गई। ठीक है, लेकिन आपकी विदेशी मुद्रा भंडार तड़ाक करके क्या हो गया था, नीचे गिर गया था। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के लिए, मात्र 10 दिनों का विदेशी वस्तुओं के भुगतान का पैसा बचा था। यानी जैसे आज है, आज से 10 दिनों तक आप जो फॉरेन से मंगाते हैं, चाहे पेट्रोलियम वगैरह हो या डीजल वगैरह, ऑयल वगैरह, जो भी है, क्योंकि आप जानते हैं कई चीजें हमारे देश में होती नहीं है, हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, तो उसको भुगतान किससे करोगे, पैसा किस में दोगे, तो वो विदेशी मुद्रा में देना पड़ता है, वहां आपका रुपया नहीं चलता है। ठीक है, तो ये कमी होगी थी। इस कमी को सुधारने के लिए हमें क्या लाना पड़ा था, 1991 की आर्थिक नीति। तो विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, तो लिखो 1991 में मात्र 10 दिन हेतु, मात्र 10 दिन के भुगतान का क्या लिखोगे, विदेशी भंडार बचा था, विदेशी भंडार, यानी विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। ये आप लोगों को अगला शब्द लिखना है। ठीक है, तीसरा क्या कंडीशन होगी थी, भुगतान संतुलन की कमी, भुगतान संतुलन की दिक्कत आ गई थी। भुगतान संतुलन क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको मैं, ये क्योंकि आपका प्रॉपर टॉपिक दिया हुआ है भुगतान संतुलन, जल्दी मैं उसको करा दूंगा। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए, भुगतान संतुलन की समस्या तीसरा कारण था। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, देखिए जब हम किसी देश के साथ कुछ मतलब व्यापार करते हैं तो वो अपना चीज़ें यहाँ छोड़ेगा, हम अपनी चीज़ें उस देश को देंगे, तो कोई ना कोई लेन देन जब होगा तो हम भले ही कई चीज़ें हम क्या करते हैं बैलेंस कर लेते हैं, जैसे आपने एक चीज़ दी मैंने एक चीज़ दी, जो भी हिसाब किताब हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया, आपको दूसरे देश को देना ज़्यादा हो गया, जबकि उस देश ने आपसे बहुत कम लेना था। यानी उस देश, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, भारत है और चीन है, ये आपस में व्यापार करते हैं, तो भारत से जो वस्तु चीन को जाएगी तो चीन उसका क्या करेगा, पेमेंट करेगा, या चीन से जो भारत को आएगा भारत उसका क्या करेगा, पेमेंट करेगा। अब होता क्या है, अगर कंडीशन ऐसी आ गई, इंडिया ने जो चीन को पेमेंट करना है वो 1000 रुपए के इक्वल करना है सपोज, और चाइना ने क्या करना है भारत को मात्र 10 रुपए का, तो ये होता है भुगतान संतुलन। यानी इसका क्या हो गया दिक्कत, आपको दूसरे देश को देने वाली कंडीशन क्या होगी, बहुत हाई होगी, तो भुगतान संतुलन की समस्या। ठीक है, ये टॉपिक है आपका, मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्या था, उसी दौरान 1944 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत, ये जीएस का क्वेश्चन भी है। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन। अब होता क्या था इसमें, ये विघटन ये 1991 में। ठीक है, इसमें क्या था, सोवियत संघ और दो गुट बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में। एक था सोवियत संघ जिसके साथ बहुत से देश थे जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, और एक अमेरिका और उसके सहयोगी थे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। दोनों अर्थव्यवस्थाएं क्या होती, मैंने आपको बताया था, समाजवाद में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है जहां राज्य कंट्रोल करता है इकोनॉमी को, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
मार्केट यानी बाजार क्या करेगा, अर्थव्यवस्था की चीजों को निर्धारण करेगा, सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इसका विघटन हो गया, विघटन होने के कई अफरा तफरी मच गई थी पूरे विश्व स्तर में, उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा था, तो इसका विघटन। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे खाड़ी युद्ध। 1991-92 में खाड़ी देश थे जहां पे आपका ईरान, इराक वगैरह है, इन देशों से भारत में बहुत अधिक पेट्रोलियम या कच्चा तेल आता था, तो उसके वजह से वो आना बंद होने लगा या वो चीजें बहुत महंगी हो गई। साथ ही साथ कई भारतीय इन खाड़ी देशों में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वो अपने देश में पैसा भेजते हैं, ठीक है, इन देशों से, तो वो आना बंद हो गया। वो आना बंद होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार की आपके पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। साथ ही साथ आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। युद्ध होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पेट्रोल वगैरह इन देशों से आ रहा था, जो कच्चा तेल आ रहा था, वो यहाँ आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन करेगा, युद्ध चल रहा है वहां, तो आपके देश में पेट्रोल वगैरह की कीमत महंगी ज्यादा होगी, तो उससे स्वाभाविक सी बात है मुद्रास्फीति आ जाएगी, यानी महंगाई आ जाएगी, यानी वस्तुओं की कीमत बहुत क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब आप कहोगे सर पेट्रोलियम महंगा होगा तो वस्तु से क्या मतलब होता है, अगर आप 10 केजी आटा अपने गांव में पहुंचाते हैं या थैला लेते हो किसी का, महावीर भोग या जो भी लेते हो, वो किसी न किसी माध्यम से आपके गांव तक पहुंचा है, यानी आपका कोई ना कोई मालवाहक चीज आती है जिसमें पेट्रोल या डीजल ही पड़ता है, तो वो महंगा होगा, तो उसका चार्ज भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, और कई ऐसे उद्योग वगैरह होते हैं जो उन्हीं से चलते हैं। तो खाड़ी युद्ध के कारण भी हमारे देश में क्या हो गया था, असंतुलन उत्पन्न हो गया था। आपको सिर्फ इतना रटना है, ठीक है, इतना देखना है। नेक्स्ट आता है आपका बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति, लास्ट पॉइंट, ठीक है, इसका मुद्रास्फीति, यानी मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, जब वस्तुओं की कीमत क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को मुद्रास्फीति, यानी जनरल भाषा में महंगाई समझ लीजिए। इन कारणों की वजह से हमें क्या करना पड़ा था, इस नीति को। अब इस नीति के अंदर 3 चीजें, एलपीजी मैंने आपको बताया, तो अगला आप लोग क्या लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे। ठीक है, कारण के बाद अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है, इसका उद्देश्य क्या था। देखिए ये कारण हो गया, अब उद्देश्य क्या होगा, क्यों अगर हम ये लेके आए तो कारण थे, उद्देश्य लिख लीजिए। पहला जो इसका उद्देश्य था वो भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी को लाना, यानी एलपीजी समझ गए होंगे आप, लिक्विड प्रीमियम गैस नहीं है, इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी, यानी एलपीजी को बनाना, ठीक है, फुल फॉर्म लिखते रहना। दूसरा इसका मेन उद्देश्य था मुद्रास्फीति को कम करना, यानी मुद्रास्फीति क्या होगी थी, बहुत ज़्यादा होगी थी, उसको हम कम करना चाहते हैं, मुद्रास्फीति को कम करना। तीसरा विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना, ठीक है, विदेशी, ये क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, मुद्रा भंडार को क्या करना था आपने, बढ़ाना था। अगला राजकोषीय घाटा कम करना, राजकोषीय घाटा कम करना, ठीक है, ये इसके क्या थे उद्देश्य। साथ ही साथ भुगतान संतुलन की समस्या को सही करना, यानी जो कारण थे उनको सही करना, और इसके अलावा कई क्षेत्र में आर्थिक प्रतिबंध लगा था उसको हटाना, यानी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना। प्रतिबंध मतलब कई सेक्टर ऐसे थे, मैंने आपको पहले बताया था, लाइसेंस चाहिए था वहाँ पर, इसके अलावा आपके पास एक कोटा होता था कि आप इतना ही आयात कर सकते हो, यही चीज़ें निर्यात कर सकते हो, हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, हर कोई नहीं आ सकता, तो प्रतिबंध लगे हुए थे, उसको हटाना। और साथ ही साथ अंतिम जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, जितने भी माल हैं, वस्तु हैं, सेवा हैं, तकनीकी है, मानव संसाधन है, उसका वैश्विक स्तर पर फ्री क्या करना, आवागमन, यानी एक प्रकार का माल, सेवा, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को बढ़ाना, यानी इंटरनेशनल लेवल पे उसको आप भेज सकते हो। आज के दिन पूरा आपका ग्लोबलाइजेशन, आपके खिलाड़ी विदेशों में जाते हैं, विदेशों में आपके लोग रहते हैं, वहां से इन्वेस्ट करते हैं, कई चीजें हैं, ठीक है। तो अंतिम लिखना माल यानी वस्तु, सेवा, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी, मानव संसाधन, मानव ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह बढ़ाना। राष्ट्रीय प्रवाह क्या करना था, बढ़ाना था, ठीक है। ये आपका कहता है इसके पीछे के मुख्य मुख्य उद्देश्य थे। अब आता है आपका विशेषताएं, आखिर इसकी विशेषताएं, हेडिंग डालो विशेषताएं, को अब विशेषताएं, ठीक है। विशेषताओं का मतलब इस नई आर्थिक नीति में क्या क्या मेन चीजें हुई थी। पहला आपने लिखना है उद्योगों की लाइसेंस प्रणाली को खत्म किया गया, ठीक है, उद्योगों में लाइसेंस प्रणाली को खत्म, यानी कुछ ही उद्योगों में लाइसेंस प्रणाली, ये मैंने आपको बताया था कि लाइसेंस चाहिए होता था पहले, ठीक है,
लाइसेंस प्रणाली को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अब सिर्फ केवल कुछ ही उद्योग ऐसे थे जिसमें लाइसेंस चाहिए था। वैसे उस टाइम 18 के समथिंग थे, लेकिन मुख्य जो उद्योग थे वो 6 के आसपास थे। तो ब्रैकेट में लिखो केवल 6 उद्योग हेतु, केवल 6 उद्योगों, इसको ऑब्लिक 18 भी लिख देना है। ठीक है, हेतु लाइसेंस, मतलब बड़े, मतलब हर किसी को जोड़ोगे मुख्य मुख्य तो 18 हो जाएंगे। वैसे बड़े बड़े 6 थे। ठीक है, हेतु लाइसेंस। दूसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसके अंदर क्या था, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना था। यानी प्राइवेट सेक्टर से कहा आ तू कंपनियां खोल, अपने प्रबंधन कर, मैनेजमेंट कर, अपना इन्वेस्टमेंट कर। सरकार ने हाथ पीछे खींचे, सरकार ने कहा हम कहीं दूसरी जगह ध्यान देंगे, आप लोग आइए बढ़िया बढ़िया सुविधाएं दीजिए। उससे सरकार को भी रेवेन्यू मिला, टैक्स मिलने लगा, लोगों को रोजगार मिलने लगा, धीरे धीरे इकोनॉमी क्या होने लगी, सुधरने लगी। ठीक है, तो दूसरा इसमें क्या लिखोगे, निजी क्षेत्र का प्रवेश। और सार्वजनिक क्षेत्र केवल अब 4 जगह था। ठीक है, निजी क्षेत्र का प्रवेश, निजी क्षेत्र का प्रवेश भी इसने लागू कर दिया गया था। ब्रैकेट में लिखो जो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र था। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र केवल 4 उद्योगों में, केवल 4 जगह। ठीक है, अब कुछ खास होते हैं जैसे परमाणु हो गया, रक्षा वगैरह इस टाइप के, वहीं अब सार्वजनिक क्षेत्र था। बाकी लगभग हर जगह धीरे धीरे क्या करने लगे थे, प्राइवेट सेक्टर से कहा आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, हमारा काम और जगह चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है विनिवेश को बढ़ावा देना। क्या करोगे, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश को बढ़ावा देना, को बढ़ाना। ठीक है, विनिवेश को बढ़ाना। और ये विनिवेश की जो नीति आई थी 1991-92 की थी, 1991-92, जबकि एक विनिवेश आयोग बना था, विनिवेश आयोग, ये बना था 1996 में। ठीक है, अब देखिए विनिवेश को बढ़ावा देने का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, यानी किसी कंपनी में जो आपके शेयर हैं, जो आपने पैसा लगा रखा है सरकारी क्षेत्र ने, अपना शेयर वापस लेके प्राइवेट सेक्टर को आप लोग क्या करोगे, इनवाइट करोगे। सपोज कोई एक कंपनी ए है, अगर इसमें गवर्नमेंट का शेयर 80% है और अन्य का शेयर 20% है, तो गवर्नमेंट इसमें से अपना शेयर घटा के, किसी केस में अगर इस ए कंपनी में गवर्नमेंट 40% करती है, प्राइवेट सेक्टर 60% करता है, तो इस 40% जो कम हो गया, इसी 40% लेस होने को क्या बोलते हैं, इन विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। जबकि कहीं अपनी भागीदारी या शेयर बढ़ाने को बोलते हैं निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। तो विनिवेश को बढ़ावा देकर प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करना। ठीक है, इसकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट आप लोग लिखोगे विदेश नीति का उदारीकरण। क्या अभी बताता हूं। ठीक है, व्यापार के संबंध में विदेश नीति का उदारीकरण, इसमें क्या हुआ था, विदेश नीति के उदारीकरण में आप लोगों ने जो एनआरआई होते हैं, इसमें लिखो जो भारत के जो अप्रवासी भारतीय वगैरह होते हैं, ऑब्लिक विदेशी निवेशकों को, विदेशी निवेशकों को, विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनी में निवेश का मौका, भारतीय, पहले सब बंद था। ठीक है, कंपनी में निवेश का मौका दिया जाने लगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण करके एनआरआई और जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनको आप लोगों ने इनवाइट किया। नेक्स्ट आप लोगों ने लिखना है तकनीकी का उदारीकरण, यानी जो टेक्नोलॉजी होती है उसका भी उदारीकरण कर दिया गया। ठीक है, यानी उसको लिबरलाइज कर दिया सरकार ने, अपने पास न रख के क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा ढील दे दी। उदारीकरण का मतलब ढील होता है। ठीक है, तकनीकी का उदारीकरण, तकनीकी का उदारीकरण। अब इसमें क्या होता था, पहले के टाइम क्या होता था, जैसे कोई टेक्नोलॉजी तकनीकी वगैरह होगी तो सरकार क्या करती थी, अपने स्तर पे डील करती थी किसी भी तकनीकी को लाने या ले जाने में। लेकिन अब क्या कहा गया, जो बड़े बड़े उद्यम थे, मुख्य उद्योग थे, उन कंपनियों से कहा अगर आपको किसी तकनीकी की आवश्यकता है, कोई विदेशी कंपनी वगैरह, आप अपने स्तर पर डील कर लीजिए, उसको सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तकनीकी का उदारीकरण उसको बोला गया। ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। अब देखिए विदेशी निवेश के लिए यहीं पर एक बोर्ड की स्थापना हुई जिसको बोलते हैं विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्थापना। अंतिम पॉइंट लिखोगे विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड। ठीक है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्थापना, बोर्ड की स्थापना इसी नीति के तहत
हुई थी, ठीक है, की स्थापना कर दी गई थी इसी के तहत। ये इसकी क्या क्या थी, मुख्य मुख्य विशेषताएं हुआ करती थी। अब जो आता है इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, उदारीकरण। अब कई चीजें ऐसी आती हैं जहां आपको तीन चीजें समझनी है। एलपीजी, क्योंकि इसका मुख्य नीति जो आर्थिक नीति थी, इसका मुख्य कारण था, मतलब मुख्य लक्ष्य था एलपीजी, यानी आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। उदारीकरण में इन लोगों ने क्या किया, देखिए, उदारीकरण, ठीक है, यानी लिबरलाइजेशन, यानी एक प्रकार की ढील। उदारीकरण के अंदर क्या क्या हुआ था, कुछ को छोड़कर अधिकांश में लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। लाइसेंस प्रणाली में क्या होगा, लाइसेंस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ये उद्योग चलाने को आपको इजाजत है, लाइसेंस में और भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, कितना उत्पादन करोगे, कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, कितने लोगों को रख सकते हो, हर चीज उसमें कंडीशन होती है। तो उदारीकरण का पहला लिखोगे, कुछ को छोड़कर लाइसेंस प्रणाली समाप्त, कुछ को छोड़कर लाइसेंस प्रणाली खत्म, ठीक है, लाइसेंस प्रणाली क्या कर दी गई, खत्म कर दी। अब कुछ कौन कौन से थे, जैसे अपवाद लिख लो ब्रैकेट में, कुछ कौन कौन से थे, शराब था एक, ठीक है, यानी शराब का जो उद्योग होगा उसके लिए लाइसेंस चाहिए था। इसके अलावा सिगरेट और रक्षा उपकरण थे, क्या लिखोगे, सिगरेट, रक्षा उपकरण, इनके लिए आपको अभी भी क्या चाहिए था, लाइसेंस चाहिए था। इसके अलावा जो अपने आप में आता है वो क्या था, औद्योगिक विस्फोट और खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोट और खतरनाक रसायन, इनके लिए अभी आपको क्या चाहिए था, रसायन, मतलब एक प्रकार का लाइसेंस चाहिए था, ठीक है, खतरनाक रसायन। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, आयात और निर्यात में उदारीकरण कर दिया, यानी आप जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, यानी बाहर से अगर आप कुछ मंगा रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, इंपोर्ट, और भेज रहे हो तो उसको निर्यात। आयात निर्यात में उदारीकरण, इसमें पहले क्या था, फिक्स चीजें थी कि आप कौन सी चीजें मंगाओगे, कौन सी चीजें भेजोगे, ये पहले था। अब इस पर क्या करते हैं, ढील दे दी गई थी, ठीक है, आयात और निर्यात का उदारीकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट आप लोगों ने लिखना है, माल व सेवा की जो चीजें हैं वो, मतलब जो रेट वगैरह है वो तय करने का कंपनी को अधिकार दे दिया गया, ठीक है, यानी माल व सेवा की शर्तें तय करने की स्वतंत्रता दे दी गई बाजार को। तो कौन से, माल ऑब्लिक सेवा की शर्तें बाजार को दे दी गई, ठीक है, शर्तें तय करने की शक्ति किसको दे दी, बाजार को, तय करने की शक्ति बाजार को दे दी गई। आपको सिर्फ उदारीकरण याद रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं रखना है आपको, इतना ज़्यादा आपका पेपर में नहीं आएगा, आपको उदारीकरण के पॉइंट मेन मेन याद रखने हैं। ये मेन चीज थे उदारीकरण। इसी के तहत दूसरा आता है निजीकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन, यानी क्या होगा, इसके अंदर प्राइवेट लोगों को बुला दिया गया, निजीकरण। निजीकरण के अंदर क्या क्या होगा आप लोग ये देखना। पहला चीज आप लोगों ने, इन लोगों ने क्या किया, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया और सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र को पीछे कर दिया। तो निजीकरण के तहत क्या किया गया था, निजी क्षेत्र क्या आएगा, आगे आएगा प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र क्या कर देगा, बढ़ावा दे दिया गया कंपनियों में, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर दिया गया, पीछे कर दिया गया, यानी बैक डाउन कर दिया गया निजीकरण के तहत। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश किया गया, यानी जो सरकारी क्षेत्र है, सरकारी उद्योग और कंपनियां थी, वहां से सरकार ने अपना शेयर वापस ले लिया, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया, विनिवेश, ठीक है। सरकार ने कहा आओ यार हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर आएगा, हमें भी रेवेन्यू मिलेगा, वो अपने आप देख लेगा। बाकी इसके बाद विनिवेश की प्रक्रिया शुरू होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। विनिवेश की प्रक्रिया 1991-92 से शुरू होती है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 51% साझेदारी, 51% हिस्सेदारी जिसकी होगी, हिस्सेदारी जिसकी होगी उसी के पास क्या होगा, प्रबंधन, यानी वो उसका कंपनी का मैनेजमेंट करेगा और उसके बाद स्वामित्व भी होगा,
यानी इसका क्या मतलब है, जिस कंपनी में जिसका 51% या उससे अधिक का शेयर है वही उसका मैनेजमेंट करेगा और वही उसका क्या होगा, स्वामित्व रखेगा। ठीक है, और लास्ट में विनिवेश आयोग मैंने आपको बता दिया 1996 में। ठीक है, ये जो था आपका निजीकरण था। इसके बाद आप तुरंत अगली हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है वैश्वीकरण। तो हेडिंग डालिए वैश्वीकरण। हेडिंग आपका आता है इसमें वैश्वीकरण। ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशन आप लोग जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए आपने एलपीजी प्रोसेस 1991 की आर्थिक नीति में लेके आए और उसके पीछे क्या कारण थे आप सब जानते हैं। अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई थी। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर हर चीज सरकार सोचे कि मैं ही करूं, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बताओ, सरकारी ही उद्यम है, सरकार ही रोड बनाएगी, सरकारी अस्पताल बनाएगी, सरकार ही शिक्षा बनाएगी, तो सरकार का तो सारा खर्च खत्म हो जाएगा। सरकार ही कल्याणकारी योजना लाएगी, सरकारी गरीबों को देखेगी, सरकार मुफ्त राशन बांटेगी, सरकार सब्सिडी देगी, क्या बचेगा सरकार के बाद, और इनकम के सोर्स खत्म। क्यों, किससे लेगी इनकम, प्राइवेट सेक्टर तो है ही नहीं जो टैक्स देता है। इसी वजह से इस नीति को लाया गया था, आर्थिक नीति को। ठीक है, तो वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है, आप अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यानी उस इकोनॉमी में किसी भी प्रकार की भौगोलिक सीमा ना हो। ये नहीं कि भारत की सीमा ये है, नेपाल की है। आज के दिन देखिए पूरा ग्लोबलाइज हो चुका है वर्ल्ड। ठीक है, अमेरिका की इतनी कंपनियां भारत में होंगी, अमेजन देखिए आप, दूसरे देशों की फ्लिपकार्ट देखिए, कई देशों की यहाँ कंपनियां काम करते हैं, चाहे ऑनलाइन वाली हो या कई देशों की जो 2 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर जो होते हैं उनके जो वर्क करते हैं। आप अपने आप क्या हुंडई वगैरह देखा होगा, जो इसके अलावा अलग अलग गाड़ियों की कंपनियां होती है। क्या है, वैश्वीकरण तो है। और ऐसे ही हमारे जो देश है, हमारे देश की जो कंपनियां हैं, वो कई ऐसी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय बन चुके हैं, यानी मल्टी लेवल पे वो वर्क कर रहे हैं, यानी पूरा विश्व एक हो चुका है, आपको आइडिया ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वैश्वीकरण का मतलब क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, को विश्व अर्थव्यवस्था से लिंक कर देना, उसी को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ये पहले नहीं था। 1991 से पहले हम क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करते थे, 1991 के बाद ही हमने अपनी इकोनॉमी खोली। ठीक है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कोई भी भौगोलिक सीमा नहीं होगी अब। यानी ये नहीं कि भारत की सीमा यहाँ है, भौगोलिक सीमा के साथ साथ ये नहीं होगी, और राजनीतिक सीमा भी नहीं होगी, यानी पॉलिटिकल बाउंड्री भी नहीं होगी। ठीक है, तभी तो इतने लोग विदेशी कंपनियां यहाँ क्या काम करते हैं। ठीक है, ये अब इसी को बोलते हैं अपने आप में वैश्वीकरण। अब सबसे बड़ी बात है, इस वैश्वीकरण के अंतर्गत ये नोट कर लीजिए आप लोग ने, हमने क्या क्या कदम उठाए वो आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण के अंतर्गत हमने क्या क्या कदम उठाया। पहला जो स्टेप उठाया था, हमने आयात का उदारीकरण कर दिया। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको सिर्फ समझाऊंगा, बाकी आप लोग चाहें तो मेरे बोलते बोलते ब्रैकेट में लिख लेना ताकि आप भूलें ना कभी। आयात का उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन कर दिया किस चीज़ का, आपका जो मतलब चीज़ें इंपोर्ट की गई थी। ठीक है, अब पहले क्या था, हम लोगों ने जब हमारी इकोनॉमी बंद थी, आयात मतलब जब कोई दूसरे देश से हम अपनी चीज़ में सामान मंगाते हैं या सेवा मंगाते हैं, कुछ भी चीज़ मंगाते हैं, यानी बाहर से हमारे देश में आती है तो उसको आयात बोला जाता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इम्पोर्ट किया है। अब पहले क्या था, 1991 से पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि इकोनॉमी बंद थी। अब ऐसा क्यों नहीं होता था, आप लोग कहोगे, सपोज हमारे देश, हम उसी टाइम स्वतंत्र हुए थे जबकि वैश्विक स्तर पे कई देश बहुत आगे निकल चुके थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, कुछ भी देता हूँ। ठीक है, अगर हम विदेश से आयात किया हुआ एक कोई बढ़िया क्वालिटी का चावल मंगाते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, और हर देश की अपनी भौगोलिक स्थिति है, हर देश के अपना क्लाइमेट है, वो नेचर ने कई देशों को ऐसे रिसोर्सेज दिए हैं कि ऑटोमेटिकली चीज़ें उनके फेवर में जाती हैं। तो हमने क्या किया, चलो हमने कोई यूरिया ही मंगा लिया, खाद ही मंगा लिया, कुछ भी मंगा लिया, और वही चीज़ सपोज हमारे देश में भी क्या होती है, उत्पादित होती है। तो हम लोग अपने देश के किसानों को संरक्षण दे रहे थे, यानी हम कह रहे थे विदेश से हम चीज़ें नहीं मंगाएंगे तो आपके देश में कौन सी चीज़ें रहेंगी, जो आपके देश की चीज़ें हैं, और आपके देश के लोग क्या खरीदेंगे, जो आपके देश में है। तो आपका किसान हो या जो भी वर्ग उसको उत्पादित कर रहा है उसको मुनाफा होगा क्योंकि वो आपके देश की चीज़ें खरीद रहा है। अब सपोज उससे पहले 1991 के बाद क्या हुआ, हमने आयात में उदारीकरण, हमने कहा
हम विदेशों से चीज़ों को मंगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक और कारण था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। अभी मैं उसको समझाऊंगा। हमने कहा आयात का हम उदारीकरण करेंगे, चीज़ों को बाहर से मंगाएंगे। अब क्या होगा, हमारे देश में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। अब हो सकता है अब हमारे देश की आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वालिटी में क्या हो सकती हैं, नीचे हो सकती हैं अन्य देशों के कंपैरिजन में, और कई चीज़ें ऐसी होंगी जो क्वालिटी में ऊपर होंगी। सपोज एक चावल ही है, हमने विदेश से मंगाया, और विदेश से मंगाया हो सकता है वो 80 रुपये केजी एक चावल था, ठीक है, और उसी तरीका एक चावल आपके देश में है वो 50 रुपये केजी है, ठीक। जब हम बाहर से नहीं मंगा रहे थे तो हमारे देश के लोगों के लिए मजबूरी थी कि हर कोई उस 50 रुपये केजी वाले को ही खरीदेगा, क्योंकि लोगों के पास क्या था, बाहर और कोई ऑप्शन नहीं था, लोगों ने वही खरीदा। अब आयात में आपने उदारीकरण कर दिया, बाहर की चीज़ें आपके देश में आ गई हैं, तो लोगों के पास ऑप्शन मिल गए। कई लोगों ने वो 80 वाला क्या करना शुरू किया, परचेज। जो आपके देश का किसान था या जो आपके देश का उत्पादक था वो मुँह ही देखता रहा, उसकी चीज़ें क्या होने लगी, डंप होने लगी। यानी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा होने लगा। अब आपको कि सर इससे हमें क्या फायदा हुआ, ये था अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इंटरनेशनल प्रेशर, इसी को बोलते हैं। वो मैं धीरे धीरे अभी पॉइंट पे आता हूं, आप पहुंच जाओगे, ठीक है। आयात उदारीकरण समझ गए होंगे आप। दूसरा होता है टैरिफ संरचना का मुक्तिकरण। दूसरा क्या लिखोगे, टैरिफ संरचना का मुक्तिकरण। टैरिफ संरचना का मुक्तिकरण, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, टैरिफ वगैरह क्या होता है, जब विदेशों से कोई चीज़ मंगाते हो तो बाउंड्री पे उस पर किसी न प्रकार के शुल्क वगैरह, टैक्स वगैरह लगते हैं, उसी से संबंधित ये टैरिफ होता है, ताकि वो जो विदेश से आने वाली चीज़ है अगर उस पर टैरिफ लग जाए, शुल्क लग जाए, तो आपके देश में महंगी हो जाएगी, तो आपके देश उसको नहीं खरीदेंगे। पहले ऐसा चलता था। बाई चांस अगर मैं ये डस्टर मंगा रहा हूँ, ये मैंने सपोज चाइना से मंगाया, तो अगर मैं बाउंड्री पे इस पर टैरिफ लगा दूँ, शुल्क लगा दूँ, तो इसका रेट सपोज 10 रुपये का आया था तो 5 रुपये लगाया तो 15 हो गया। तो ऑटोमेटिकली अगर ये चीज महंगी हो रही है तो आपके देश में ही महंगी होगी, तो महंगी होने की वजह से कई लोग इसको नहीं खरीदते थे, तो आप विदेशियों का सामान यहाँ डंप रहता था, जो कुछ आता भी था, तो ठीक है। तो हमने उसको सुधार कर दिया, हमने कहा अब ऐसा नहीं करेंगे, तो बाहर से आने वाली चीजों को यहाँ पर लड़ने का मौका मिल गया, यहाँ के सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल गया। यही वैश्वीकरण के अंदर आता है। अगला आप लोग लिखोगे निर्यात शुल्क का उन्मूलन, ठीक है। यानी अब जैसे कोई चीज यहां से आप बाहर भेजोगे, उस पे क्या होना था, एक शुल्क लगता था, एक टैक्स जो सरकार लेती थी, तो अब टैक्स लगेगा, निर्यात शुल्क का उन्मूलन, ठीक है। अब बाहर से, यहां से कोई चीज बाहर भेजोगे तो उसको निर्यात बोलते हैं। सपोज हमने इसी डस्टर को बाहर भेजना है, तो पहले क्या होगा, सरकार इस पर टैक्स लगा लेगी, और आपको 10 रुपए का था 5 रुपए ले ले तो 15 का हो गया। विदेशों में इसके बिकने के चांसेस कब हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि सरकार ने इसको टैक्स लगा दिया, सरकार इसको महंगा बना दे रही, तो बाहर क्यों बिकेगा ये बताओ, निर्यात शुल्क लगा दिया। तो धीरे धीरे सरकार ने इसके तहत इसका भी उन्मूलन कर दिया, ताकि ये चीज बाहर बिकना शुरू हो जाए। इसी को क्या बोला जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, वैश्वीकरण। और अंतिम लिखना आप लोग, आयात शुल्क में कमी, यानी बाहर से आने वाली चीजों पे आपने जो टैक्स लग रहा था उसको कम कर दिया, ताकि आपके देश में वो आसानी से बिक सके। आयात शुल्क कमी में कमी, ठीक है, ये होता था। और इसी को बोला जाता है टोटली अपने आप में संरचनात्मक सुधार, ठीक है। संरचनात्मक सुधार यही होते हैं, आप स्ट्रक्चर चेंज करोगे। और अब इसके अंदर ये क्यों हुआ, आखिर एलपीजी के क्यों लाई सरकार, ये था वैश्विक संस्थाओं का बहुत भयंकर दबाव। यानी आपके पास, आपने जब 1991 की कंडीशन आई, विदेशी के पास आपसे लोन लेना था, आपने उधार लेना था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस प्रकार का उधार देने वाला एक संस्था है जिसको बोला जाता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1945 के समथिंग हुई थी, ठीक है। कंफर्म कर लेना, जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन वन लाइनर कभी पढ़ाऊंगा तो ये बता दूंगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के सुधार लाने के लिए ऋण देता है, पैसा देता है। भारत के पास विदेशी मुद्रा खत्म हो चुकी थी, बहुत अर्थव्यवस्था गर्त में थी, भारत इसके पास गया, इसके साथ साथ विश्व बैंक के पास गया, और इन लोगों ने कहा नहीं, तब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक अपने देश में एलपीजी नहीं लाओगे, यानी अपने आप में उदारीकरण, निजीकरण और क्या, वैश्वीकरण। तो भारत सरकार को मजबूरन इस प्रकार की नीति अपनानी पड़ी, और ये सब इनके द्वारा जो किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विकसित देश हैं उनका इसमें शेयर ज्यादा होता है। उन्होंने इनसे कहा कि भारत को तभी ऋण दिया जाएगा जब भारत इस प्रकार के अपने देश में सुधार करेगा, और इसी को बोला जाता है नई आर्थिक नीति। अब आप कहोगे सर अमेरिका या जो विकसित देश है उनको इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि उनके देश में तो ऑलरेडी डेवलप है,
कोई भी देश जितना ज्यादा दूसरे देश में सामान बेचेगा उतना उसके पास विदेशी मुद्रा आएगी, यानी फॉरेन करेंसी आएगी, उतना मजबूत होगा। तो अमेरिका वगैरह में जो भी किसान थे, जो भी कंपनी का सामान था, वो चाह रहे थे कि भारत के पास बहुत बड़ा मार्केट है, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इनको सामान दिया जाए। लेकिन 1991 से पहले भारत ने अपने दरवाजे बंद किए हुए थे, तो अमेरिका वगैरह मुंह ताके थे, क्योंकि उनका सामान अगर भारत में आएगा तो भारत से जो विदेशी मुद्रा है वो अमेरिका को मिलेगी, अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इन लोगों पे दबाव डाला अमेरिका ने, इन लोगों ने कहा तब ऋण मिलेगा जब भारत इस प्रकार के सुधार करेगा और हमारा सामान भारत के मार्केट में इजीली पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से भारत इस षड्यंत्र का शिकार हुआ था और वो आज भी चलता आया है। तभी तो भारत देख रहे होगे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कई बार विकसित देशों के सामने क्या होता है, झुक जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार के जाल में पूरा विश्व फंसा हुआ है। जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, पूरे विश्व में इसी तरीके से फंसे हुए हैं ऋण जाल में। उम्मीद करता हूं ये नई आर्थिक नीति आपके समझ आया होगा। फैक्ट का जो पोर्शन है ल्यूसेंट में अगर कोई नया मिलता है तो उसको नोट कर लीजिए, इसको इसी तरीके से समझना। फिर मिलता हूं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।